Hey everyone, this is Kaushal Rawat, and today we will start your next component, polity as well, right? जैसा कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो साथ साथ में चल ही रही है और उसके साथ साथ क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, पॉलिटी भी साथ साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटी में जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक रहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ you can say that a legal document which contain the rule, laws, regulations of the country, how to regulate country, how to run country, what type of rights, government, freedom, etc. Enjoyed by the pupils, right? कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या है, सिंपल कह सकते हो एक लॉ कंटेनिंग बुक है। और हाउ टू रन अ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे रन होगी, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड बी देयर, ठीक है, कौन से टाइप की गवर्नमेंट होगी और व्हाट टाइप ऑफ राइट्स, फ्रीडम्स, लिबर्टीज़ यू विल एन्जॉय। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो एक सेटअप प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने से पहले एज़ यू नो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें एक बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली असेंबली होती है उस असेंबली को क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। अब इसलिए हम क्या करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन पे जाने से पहले हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम बहुत पीछे जा कर के एक्ट्स वगैरह को डिस्कस करते हैं, लेकिन एक्ट्स में कोशिश करूँगा कि जैसे हमारा हिस्ट्री कंपोनेंट स्टार्ट होगा तो उसके बाद ही मैं आपको वो भी डिस्कस कर दूँगा, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ हम जो है सीधा स्टार्ट करेंगे कहाँ से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, राइट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल्स हु प्रिपेयर या हु फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स, मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स कह सकते हो सिंपल, ग्रुप ऑफ पीपल्स हु फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हु फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो कोई भी कंट्री जो होती है ना, अगर वो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री होती है तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हमेशा क्या करती हैं, या तो इंडिपेंडेंट होने के बाद या फिर उससे पहले ही अपना क्या बनाती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आपको एक असेंबली की ज़रूरत पड़ती है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करती है, उस असेंबली का नाम होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू फोर्स। ठीक है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, कितने मेंबर थे, क्या था, सब कुछ हम बहुत ही डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को जो है बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, अब आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज गिवन बाय, तो इसका आइडिया किसने दिया कि हमारे यहाँ भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए? दिस आइडिया गिवन बाय एम.एन. रॉय। ठीक है, मनविंद्रा रॉय, एम.एन. रॉय ने दिया था। एम.एन. रॉय ने कब दिया था? तो याद रखोगे 1934। एम.एन. रॉय ने कब आइडिया दिया था? 1934। ठीक है, एम.एन. रॉय कौन थे? तो ही इज़ दी फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे जो कि कब बनी थी? 1925 में। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, 1925 में बनी थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया देने वाला जो इंसान था वो कौन थे? तो याद रखोगे मनविंद्रा रॉय, एम.एन. रॉय, राइट। 1934 में इन्होंने आइडिया दिया। देखो जब आइडिया आ गया आपके सामने तो यू हैव टू डिमांड, है ना, अब आपको क्या करनी है? डिमांड करनी है, क्योंकि वी वर दी कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, हम किसकी कॉलोनी थे? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। तो आपको डिमांड किससे करनी पड़ेगी? ब्रिटिशर्स से डिमांड करनी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले जो है वो डिमांड कौन करता है? तो डिमांड पुट फॉरवर्ड बाई आई.एन.सी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिमांड करी क्योंकि उस समय पे यही एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, इसके साथ मुस्लिम लीग दूसरी पार्टी हुआ करती थी। तो आईएनसी ने डिमांड करा कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन दी जाए। परमिशन मांगी और ये इन्होंने कब किया? तो याद रखोगे इन 1935। ठीक है, 1935 व्हेन डिड डिमांड वाज पुट बाय आईएनसी? तो याद रखोगे 1935।
उसके बाद डिमांड कंटिन्यू रहती है। अब ब्रिटिश लोग हैं वो कहाँ एक बार सुनने वाले हैं ना, तो दोबारा फिर से डिमांड होती है। पंडित नेहरू ने सेकंड टाइम डिमांड की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ मैं, मोतीलाल नेहरू नहीं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड अगेन ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस। अगेन पंडित नेहरू जी ने डिमांड करी ऑन द बिहाफ ऑफ द कांग्रेस। और इन्होंने कब डिमांड करी, तो 1938, ठीक है। कब डिमांड करी इन्होंने, 1938, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1938 याद रखोगे, कब डिमांड करी इन्होंने, 1938, ठीक है, 1938। अब इसके बाद क्या होता है, आप देखो 2 टाइम्स डिमांड हो गई। इसके बाद क्या होता है, डिमांड एक्सेप्टेड एंड गिवन अगस्त ऑफर, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ याद रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो बनाई जाएगी और विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, और इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड। वो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होगी वो बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वो अपना राइट टू वोट कास्ट करेंगे और वोट करने की वजह से, मतलब खुद वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे और वो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो क्या बनाएंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएंगे। मेरी बात समझ आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने में, हमारे खुद के लोग बनाएंगे और वो अपना राइट एंजॉय करेंगे, राइट टू वोट, और उस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। जैसे आज आप अपने MLA चुनते हो, MP चुनते हो, इस तरीके से मेंबर चुने जाएंगे किसके, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक है। तो ये डिमांड करी। अब क्या होता है, डिमांड एक्सेप्टेड, डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है। उस समय पे यहाँ पे आपके जो क्या बोलते हैं वाइस राय थे, वाइस राय कौन थे, तो ललित गाओ, ठीक है। याद रखोगे उस समय पे आपके वाइस राय जो थे वो कौन थे, ललित गाओ। बट रिजेक्टेड बाय INC एंड डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज। अब देखो इस बंदे ने, ललित गाओ ने क्या करा, डिमांड को एक्सेप्ट किया। तो याद रखोगे कब इन्होंने एक्सेप्ट किया और कब अगस्त ऑफर दिया, अगस्त ऑफर गिवन इन 1942, ठीक है। अगस्त ऑफर कब दिया गया, 1940 में, ठीक है। 1940 में क्या दिया जाता है, अगस्त ऑफर, ठीक है। अगस्त ऑफर गिवन इन 1940, याद रखोगे 1940 को क्या दिया जाता है यहाँ पे, अगस्त ऑफर। अब अगस्त ऑफर किसने दिया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना ललित गाओ ने दिया, अगस्त में दिया, तो इसलिए इसको कहा जाता है अगस्त ऑफर। क्या ऑफर किया गया, देखो ऑफर चीज़ है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ ऑफर किया गया। क्या ऑफर किया गया यहाँ पे, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। क्या ऑफर किया गया यहाँ पे, डोमिनियन स्टेटस टू इंडियंस, ठीक है। इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया गया कि भाई जो लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे यहाँ है, यही लेजिस्लेटिव असेंबली आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना देगी, लेकिन उसमें डोमिनियन स्टेटस जो है ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो किसकी रहेगी, इंडियंस की रहेगी। लेकिन हमारी INC ने क्या कर दिया, इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। INC ने रिजेक्ट कर दिया कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस चाहिए ही नहीं, ठीक है। हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपनी मोनोपोली पे बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने डिमांड करी यहाँ पे पूर्ण स्वराज के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हिस्ट्री के है, थोड़ा सा अलग से है, पूर्ण स्वराज के लिए डिमांड करी, लेकिन याद रखो कि अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और इसमें अगस्त ऑफर में क्या दिया गया था, तो याद रखो कि डोमिनियन स्टेटस। ये अगस्त ऑफर दिया कब गया, तो 1940 में, याद रखना इस चीज़ को। अब इसके बाद देखो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बनी, ये भी फेल हो गया। तो अब गवर्नमेंट ने एक और ट्राई करी और यहाँ पर भेजा क्रिप्स मिशन को, ठीक है। कौन से मिशन को भेजा, क्रिप्स मिशन को। और क्रिप्स मिशन का जो हेड था उसका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इसके जो हेड थे वो कौन थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, याद रखोगे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। अब ये सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा था, क्रिप्स मिशन। अब ये आदमी यहाँ पे आता है और इस मिशन में सर स्टैफर्ड क्रिप्स जब आया तो इसके साथ एक ड्राफ्ट था, ठीक है। एक कच्चा चिट्ठा ड्राफ्ट लेकर के यहाँ पहुँचता है, गवर्नमेंट का बनाया हुआ ड्राफ्ट है। और उस ड्राफ्ट में क्या लिखा हुआ है कि दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर दी वर्ल्ड वार सेकेंड। अब देखो वर्ल्ड वार सेकेंड चल रही थी, अगर आपको थोड़ा पता है तो 1939 में शुरू हुई थी और 1945 में ये ख़त्म
ख़त्म हो गई थी। तो अब 1939 में वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी, किसी को नहीं पता है कि 1945 में वो वार एंड होनी है, बट जस्ट जैसे आप कह सकते हो एक छोटा बच्चा रो रहा है और उसको लॉलीपॉप दे देना, उस तरीके से है कि आपको एक दिलासा दी जा रही है कि भाई आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी, बट कब बनाएंगे, आफ्टर दी वर्ल्ड वार सेकेंड। लेकिन पता ही नहीं है कि वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म कब होनी है ना। तो जस्ट इंडियंस को मतलब एक बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन हमारे वालों ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया कि भाई ये तुम्हारा जो ड्राफ्ट है अपने पास रखो। और आईएनसी ने रिजेक्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट किया, और मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दी कि हमें अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। देखो अब यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो उनको पता था कि मुझे अपना अलग से नेशन बनाना है, तो अलग से नेशन बनाना है तो जाहिर सी बात है उसके लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी होनी चाहिए। तो उन्होंने अलग से डिमांड करी कि हमें क्या होनी चाहिए, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। किसने डिमांड करी, मुस्लिम लीग, राइट। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बनी, तो अगर पूछा जाए आपको कि क्रिप्स मिशन कब आया हमारे यहाँ, तो याद रखोगे 1942, ठीक है 1942। अब इसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मिशन यहाँ भेजा जाता है। कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया, और इसके अंडर जो है हमारी क्या बनती है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाती है। देखो ये कैबिनेट मिशन जो है ना, याद रखोगे 24 मार्च, इसकी डेट भी याद रखनी है आपने, 24 मार्च, ठीक है 1946। कैबिनेट मिशन आपके यहाँ कब पहुँचता है, 24 मार्च 1946, और इसके अंडर क्या बनाई जाती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इस कैबिनेट मिशन के टोटल मेंबर आपको पूछे जाएँ तो इसमें टोटल मेंबर थे 3, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंडर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी, तो इसके टोटल मेंबर कितने थे, 3 मेंबर थे, ठीक है। कौन कौन थे, AB अलेक्जेंडर, ठीक है, पहला आदमी था AB अलेक्जेंडर, दूसरा था पैथिक लॉरेंस, ठीक है, और लास्ट वन था आपका क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो अभी आप पढ़ के आए हो, ठीक है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये 3 मेंबर थे, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, किस में थे 3 मेंबर, ये कैबिनेट मिशन में, AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो इस मिशन के अंडर, कैबिनेट मिशन जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन से भेजा, इसके अंडर जो है वो क्या बनाई जाती है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार कि बताओ उस समय पे वाइस राय कौन थे इंडिया के, तो याद रखना उस समय पे वाइस राय थे इंडिया के वेबल, ठीक है। Wavell was the viceroy of India during the time of cabinet mission, when cabinet mission reached India, right। अब इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट चीज़ है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कंपोजिशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो बन गई, अब इसमें कंपोजिशन क्या थी, कितने लोग थे, ठीक है, कितने मेंबर्स की ये बॉडी बनाई गई, अब इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। अब ये कंपोजिशन जो थी ना, टोटल मेंबर थे इसमें, याद रखोगे टोटल मेंबर थे 389, ठीक है। मेरे साथ साथ दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दो। टोटल मेंबर कितने थे, 389। टोटल मेंबर कितने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, 389। याद रखोगे 389 में से जो थे 296, क्या बोला मैंने, 296 किसके थे, ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, किसके थे, ब्रिटिश प्रोविंस। और उसके बाद 93 जो थे ये कहाँ से थे, प्रिंसली स्टेट्स, याद रखोगे, ठीक है। टोटल मेंबर 389 में से 296 ब्रिटिश प्रोविंस के होंगे और 93 किसके होंगे, प्रिंसली स्टेट्स के होंगे। अब ये जो 296 है ना, ये अगेन से डिवाइडेड है, दोबारा फिर से डिवाइड है। 296 में से फर्दर 2 सब डिवीज़न हैं, जो 292, ठीक है, 292 मेंबर जो होंगे ये 11 प्रेसिडेंसीज से होंगे। ब्रिटिशर्स की उस समय पे यहाँ पे कितनी प्रेसिडेंसीज थी, 11 प्रेसिडेंसीज। तो उन 11 प्रेसिडेंसी से कितने मेंबर होंगे, 292। और अब हमारे पीछे लास्ट कितने रह गए हमारे पास, 4। और ये 4 कहाँ से होंगे, फ्राम 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस, फ्राम 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस। जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे 4, वहाँ से एक मेंबर होगा, और ये कितने मेंबर होंगे, 4, ठीक है।
अजमेर हो गया, दिल्ली हो गया, ये आपके 2 3 4 जो थे ये क्या हुआ करते थे यहाँ पे चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे। कूर्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बोला गया कि कितने मेंबर होंगे, 4 मेंबर होंगे और हर एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस से एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस से एक मेंबर होगा। 4 ही चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे ब्रिटिश के अंडर और वहाँ से बोला गया कि एक मेंबर हुआ करेगा। और टोटल कितने मेंबर होंगे, 292 मेंबर जो है ब्रिटिश 11 प्रेसिडेंसी से होंगे और 4 कहाँ से होंगे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से होंगे, ठीक है। तो देखो अगेन से रिवाइज करो, टोटल मेंबर आपने पढ़े कितने, 389, ठीक है। टोटल मेंबर कितने पढ़े हमने, 389 टोटल मेंबर होंगे। और 389 में से आपने पढ़ा 93 जो होंगे वो किसके होंगे, प्रिंसली स्टेट्स, और उसके बाद 296 जो होंगे वो किसके होंगे, ब्रिटिश प्रोविंस के। और इन 296 में फर्दर सब डिवीज़न होगी। 296 में से 292 जो होंगे वो 11 प्रेसिडेंसी से होंगे और 4 कहाँ से होंगे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है कि इनकी इलेक्शन कैसे होगी, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ द इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन देखो याद रखनी ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी इलेक्शन पूछी जाती है कभी कभार, ठीक है। इलेक्शन जो है, इलेक्शन जब भी बात आती है तो आपने याद रखना इलेक्शन में ये 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मेथड, किस तरीके से इलेक्शन होगी, मेथड, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे ध्यान से बात याद रखनी है, दूसरी चीज़ होती है इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। किसी की भी इलेक्शन की बात हो, ठीक है, चाहे वो आपकी क्लास का मॉनिटर क्यों ना हो, सीआर क्यों ना हो, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है वोटर्स। इलेक्टोरल कॉलेज का क्या मतलब होता है, वोटर्स, ठीक है। तो इलेक्शन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, मेथड और दूसरा इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड जो रहा ना, याद रखना मेथड जो था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मेथड क्या था यहाँ पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। या फिर इसको बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, याद रखोगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और वोटर्स कौन होंगे, तो वोटर्स लोग नहीं होंगे, डायरेक्ट जाकर के लोग वोट नहीं करेंगे। कौन होगा यहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी के मेंबर जो है वो किसको चुनेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुनेंगे। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है, मेथड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा क्या है, वोटर्स कौन होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको पूछी जाती कभी कभार कि बताओ भाई सीटें डिवाइड किस बेस पे करी गई थी, है ना। तो ये तो हमें पता है कि पॉपुलेशन बेस पे सीट्स डिवाइड होती हैं हमेशा, लेकिन कितनी पॉपुलेशन होगी तो एक सीट प्रोवाइड करी जाएगी। तो याद रखोगे यहाँ पे 1 मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, 1 मिलियन पॉपुलेशन को जो है वो क्या दी जाएगी, एक सीट दी जाएगी, ठीक है। 1 मिलियन पॉपुलेशन को कितनी सीट दी जाएगी, 1 सीट, याद रखना, ठीक है। हर एक मतलब जितनी बड़ी स्टेट होगी तो जितने मिलियन पॉपुलेशन होगी वहाँ पे उतनी ही वहाँ की क्या हुआ करेंगी, सीटें हुआ करेंगी, ठीक है। और जो आपकी ब्रिटिश सीट्स थी 296, ये सीट्स जो थी वो डिवाइड थी सिख के बीच में, मुस्लिम्स के बीच में और जनरल के बीच में, ठीक है। 3 कैटेगरीज में डिवाइड थी, जनरल में, अदर देन सिख और मुस्लिम्स, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइडेड थी सीट्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन करवाई जाती है, ठीक है। अब जो 93 सीट्स थी ना, उन 93 सीट्स ने बॉयकॉट कर दिया, हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो अब मुझे बताओ कितनी सीटों पे इलेक्शन हुआ, 296, है ना, इतनी सीट्स पे इलेक्शन हुई। अब ये इलेक्शन कब हुई, तो याद रखोगे जुलाई अगस्त 1946 में होती है ये, ठीक है, जुलाई से अगस्त के बीच में। अब यहाँ पे क्या होता है कि 296 सीट्स के लिए इलेक्शन करवाई जाती है और इस इलेक्शन में जो है कितने लोगों को कितने वोट मिले, कौन कौन सी पार्टी को, तो आपने याद रखना है कि आईएनसी की कितनी सीटें मिली यहाँ पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, तो याद रखो 208 सीटें जो थी वो किसको मिली थी, आईएनसी को, ठीक है। 208 सीटें किसको मिली थी, आईएनसी को। फिर मैं बात करूँ मुस्लिम लीग को कितनी मिली,
तो मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीट्स। याद रखो मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी, 73 सीट्स। अब जो अदर छोटी मोटी पार्टीज़ थी तो अदर को कितनी सीटें मिली थी, 15 सीट्स। और 93 सीट्स जो थी वो क्या रही थी, वेकेंट रही थी, इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। तो याद रखो आईएनसी को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिली थी और अदर को कितनी मिली थी, 15 सीट्स। ठीक है, तो अब यहाँ तक जितना आपने पढ़ा इसको एक बार रिवाइज करते हैं और बाकी वाला फिर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि आइडिया किसने दिया। ठीक है, आइडिया किसने दिया, तो हमने पढ़ा कि इसको आइडिया देने वाला आदमी था एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय ने कब आइडिया दिया, तो हमने बात करी 1934। फिर हमने बात करी कि भाई आइडिया देने के बाद डिमांड किसने करी सबसे पहले, तो हमने बात करी कि डिमांड कौन करता है, आईएनसी। आईएनसी ने डिमांड करी, तो कब करी ये भी हमने पढ़ा, 1935 में करी। उसके बाद फर्स्ट टाइम तो डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई, सेकंड टाइम जो है नेहरू जी डिमांड करते हैं और नेहरू ने कहा कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की परमिशन दी जाए। और इन्होंने कब डिमांड करी, तो 1938। ठीक है, 1938। और इन्होंने कहा कि हमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बनेगी तो कौन बनाएगा, वो हमारे सिटीजन्स बनाएंगे और वो थ्रू अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा डिमांड एक्सेप्टेड। डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है, अगस्त ऑफर दिया जाता है। और अगस्त ऑफर कब दिया गया, तो ये भी बात करी हमने 1940 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, तो वायसराय थे ललित गाओ। ठीक है, ललित गाओ ने ऑफर दिया यहाँ पे। और उस ऑफर में क्या ऑफर किया इंडिया को, लंच ऑफर किया क्या, तो नहीं। क्या ऑफर किया वहाँ पे, डोमिनियन स्टेटस। क्या ऑफर किया वहाँ पे, डोमिनियन स्टेटस। याद रखो क्या ऑफर किया वहाँ पे, डोमिनियन स्टेटस। लेकिन आईएनसी ने डिमांड करी, आईएनसी ने कहा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सब कुछ खुद बनाएंगे, हमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस चाहिए ही नहीं। अब ये भी फेल हो गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोबारा से भेजा यहाँ पे महाराज क्रिप्स मिशन, याद रखोगे। ठीक है, कौन सा मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन हमारे यहाँ पहुँचता है 1942। सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसके हेड होते हैं और इन्होंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, लेकिन कब बनाई जाएगी, आफ्टर दी वर्ल्ड वार सेकंड बनाई जाएगी, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद बनाई जाएगी। लेकिन हमारे वालों को पता था कि वर्ल्ड वार का पता ही नहीं है कब एंड होनी है, तो इसको दोबारा फिर से रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने अगेन डिमांड करी कि हमें भाई अलग से होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब इसके बाद भेजा जाता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, और कैबिनेट मिशन फाइनली यहाँ पे पहुँचता है 1946 और इसने मुस्लिम लीग की डिमांड को रिजेक्ट किया और it put the idea of one constituent assembly, है ना। इसने कहा कि एक ही constituent assembly होगी भाई, दो नहीं बनाई जाएंगी। और वो एक constituent assembly जो है वो बनती है किसके अंडर, कैबिनेट मिशन के अंडर। और ये कैबिनेट मिशन जो था इसमें कितने मेंबर थे, 3 मेंबर। तो आपने पढ़ा A.B. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और लास्ट वन इज सर स्टैफर्ड क्रिप्स, है ना। ये 3 मेंबर थे इसमें। और मैंने आपको बताया कि जब ये हमारे यहाँ पहुँचा तो उस समय पे वायसराय थे यहाँ पे वेबल। ठीक है, लॉर्ड वेबल, तो याद रखोगे। उसके बाद हमने कंपोजिशन की बात करी तो बहुत इजी टॉपिक था। ठीक है, बाकी वाला हम कल देखेंगे, इसका वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्किंग करती है, पहली मीटिंग कब हुई, सेकेंड मीटिंग कब हुई, एंड ओवरऑल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू विल लाइक द content of this video, then definitely share video with others and subscribe the channel, right? Thank you very much.